हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुधांशु भारद्वाज और मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएस में अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आजकल का सिनेरियो देखते हैं तो एसएससी हो या यूपीएससी, ज्योग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्योग्राफी का, जिसके ऊपर पूरी ज्योग्राफी डिपेंड करती है, वो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, या जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। तो समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर देखा जाए तो ये कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। काल्पनिक यानी कि अगर आप समझे इंग्लिश में तो जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस। अब हमने इनको इमेजिनरी लाइंस क्यों कहा? देखिए, बाय डिफॉल्ट या नेचर ने जैसा हमारे अर्थ को बनाया है, वहाँ पर कोई भी ये लाइंस आपको नहीं दिखाई देंगी। लेकिन हम लोग जैसे अर्थ पे रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। मान लीजिए जैसे आप इंडिया में रहते हैं और आपको किसी दूसरे कंट्री पे जाना है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होगी? उसकी लोकेशन, या फिर आपको पता होना चाहिए कि टाइम किस तरीके से मैनेज करेंगे आप वहाँ तक जाने के लिए। तो उन सब सवालों का जवाब वैज्ञानिकों ने ये ढूंढा है, साइंटिस्ट ने, कि इन्होंने अर्थ के ग्लोब बनाया और उसके ऊपर कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर दिया। तो कैसी रेखाएं हुई है? काल्पनिक। अब ये जो रेखाएं होती हैं, ये दो टाइप की होती हैं। कुछ रेखाएं इन्होंने वर्टिकली ड्रॉ की, जो कि ऊपर से नीचे तक आती हैं, और कुछ रेखाएं ऐसी ड्रॉ की जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करती हैं। या हम बोल सकते हैं कुछ रेखाएं क्षैतिज रूप से खींची गई और कुछ रेखाएं ऊर्ध्वाधर रूप से खींची गई। तो जो रेखाएं क्षैतिज रूप से खींची जाती हैं या पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। और जो रेखाएं नॉर्थ से साउथ या ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं लैटिट्यूड, या पहले आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश बेसिकली होते क्या हैं। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए, अक्षांश जो होते हैं अर्थ के केंद्र से, अर्थ के किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट लेते हैं तो केंद्र से वो जितना भी एंगल बनाता है वही क्या कहलाता है? अक्षांश रेखा कहलाती है। जैसे कि अगर मैं मान लूँ यहाँ से इस पॉइंट पर अर्थ के हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो यहाँ पर जो ये लैटिट्यूड हम ड्रॉ करेंगे, इसको हम बोलेंगे 30 डिग्री। ऐसे ही ये पार्ट ऊपर है, अगर हम देखें नीचे की तरफ, अगर हम 30 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? 30 डिग्री लैटिट्यूड। और डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये होगा, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है नॉर्थ, तो हम इसको बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ। ये डायरेक्शन नीचे है, इसको हम बोलेंगे 30 डिग्री साउथ। इस तरीके से अर्थ के सेंटर से जो भी पॉइंट 0 डिग्री एंगल पर सिचुएटेड होता है, वो अर्थ के सेंटर से पास करेगा और उसको हम बोलेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, या हम उसको बोल सकते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अब ये जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, ये अर्थ को, अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं डायग्राम में, बिल्कुल बीच में से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ पार्ट और एक साउथ पार्ट। इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसको हम हिंदी में बात करें तो बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। अब आप समझें कि अर्थ एक गोला होती है और गोले को हमने क्या कर दिया? आधा, तो हम क्या बोलेंगे? इसको गोलार्ध। ऐसे इंग्लिश में बात करें तो अर्थ क्या है? एक स्फीयर है। जब हम इसको आधा करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। तो ये उत्तर में आधा पार्ट, ऐसे ही दक्षिण की तरफ क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध, जिसको हम बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम जब इस डायग्राम में आगे चलते हैं तो आप, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ की जो शेप है वो कैसी है? वो जियोइड है। जियोइड से मतलब वो पूरी तरीके से गोल या स्फीयर ना होकर सेंटर से उसमें एक उभार है, या जिसको हम बोल सकते हैं बल्ज है। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे तो ये नैरो होती जाएगी या कॉम्पैक्ट होती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर से जो भी लैटिट्यूड गुजरेगा वहां पर डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा होगा? 0 डिग्री लैटिट्यूड।
और जैसे जैसे आप इस सेंटर से दूरी बढ़ाते जाएंगे आप देखेंगे ये डिस्टेंस कम होती जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो सबसे टॉप पर आपका लैटिट्यूड होगा वो सबसे छोटा होगा और जो सेंटर पे लैटिट्यूड होगा वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड होगा। तो 0 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड का एक और नाम हम दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। यानी कि अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला लैटिट्यूड क्या कहलाएगा, इक्वेटर। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। यानी कि भू को मध्य से काटने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री यानी कि सेंटर से 1 डिग्री के एंगल पर हम एक लैटिट्यूड खींचेंगे जिसको हम बोलेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ऐसे चलते चलते हम कहाँ पहुंचेंगे, 90 डिग्री पर। तो ये इधर हम किस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हम इसको बोलेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे चलते हुए हम कहाँ पहुंचेंगे, 90 डिग्री नॉर्थ पर। सेम मैंने आपसे बोला कि 2 बराबर भागों में बांटती है, तो जो भाग ऊपर होगा वही नीचे होगा। यहाँ पर भी 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, और हम कहेंगे 90 डिग्री साउथ पर। तो 90 डिग्री साउथ पर ही आपके क्या सिचुएटेड होगा, साउथ पोल, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव, और ऐसे ही 90 डिग्री पोल पर क्या सिचुएटेड होगा, उत्तरी ध्रुव। अब क्वेश्चन हमसे पूछे थे एग्जाम में कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो हम इसको समझते हैं। देखिए 0 से ऊपर 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक है, 90, तो हम कहाँ जाएंगे, 90 डिग्री नॉर्थ तक। ऐसे ही 0 से नीचे कितनी लाइन्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 90, तो 90 प्लस 90। तो बच्चे बहुत ही कॉमन एरर करते हैं और आंसर बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं 180 डिग्री, बट वो किसको काउंट करना भूल जाते हैं, 0 डिग्री को। तो 180 लाइंस के साथ हम 0 डिग्री को जब काउंट करेंगे तो टोटल लाइंस आएंगी 181। इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि लैटिट्यूड्स की टोटल नंबर या अक्षांश की कुल संख्या कितनी है, तो आप आंसर करेंगे 181। अब एसएससी के कुछ एग्जाम्स में क्या आता है कि ऑप्शन वहां 181 ना देकर 180, 178 या 179 आपको दे देगा, तो उस सिचुएशन में करेक्ट आंसर होगा 179। अब ऐसा क्यों होगा, समझते हैं इस चीज को। देखिए 0 डिग्री से ऊपर मैंने आपको बोला कि अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड है, यानी कि सेंटर से बल्ज है और ऊपर जाकर ये हो जाती है नैरो। तो ये जो लाइन होगी 0 डिग्री सबसे बड़ी होगी, 1 डिग्री से थोड़ा छोटा और छोटा, और ऐसे चलते चलते ये ऊपर लाइन जाकर बिल्कुल पॉइंट बन जाती है 90 डिग्री पर। सेम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री साउथ पर जाकर लाइन क्या बन जाएगी, पॉइंट, और कोई भी पॉइंट लाइन नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से ऑमिट कर देते हैं, इसको भी यहाँ से निकाल देते हैं। तो जब आप 181 से 2 लाइनें हटाएंगे तो आंसर आएगा 179। तो अगर ऑप्शन में 181 नहीं है तो आप आंसर करेंगे 179। अब आगे और देखते हैं, लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, एक नाम उसका दिया जाता है, हिंदी में उसको हम बोलते हैं दीर्घवृत्त, और 0 डिग्री से अलग जितने भी लैटिट्यूड होंगे उनको हम बोलते हैं लघुवृत्त। अब ये वृत्त सेंटेंस कहां से आया, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आऊंगा, समझते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, 2D फिगर की। तो 2D फिगर में आपको ये लैटिट्यूड कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक लाइन की तरह। लेकिन क्या अर्थ सच में 2D है, नहीं, अर्थ एक 3D फिगर है। इसको हम समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक अर्थ है और ये अर्थ के सामने हमने क्या किया अभी बताया आपको कि 0 डिग्री एंगल पर एक इक्वेटर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटेगा, नॉर्थ और साउथ। अब हमने केवल अर्थ का ये भाग देखा, लेकिन जो पीछे लोग होंगे उनके लिए तो लाइन होनी जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इस हिस्से में भी सेम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों लाइनें जब आपस में कनेक्ट होंगी तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो बेसिकली लैटिट्यूड क्या होते हैं, सर्कल होते हैं जो अर्थ के ग्लोब पर ड्रॉ किए जाते हैं। और ये सभी के सभी अब आपसे मैंने बताया आपको कि 0 से 1 डिग्री एंगल, 2 डिग्री एंगल, ऐसी 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। तो
तो आप देख रहे हैं कि जब इनके बीच का एंगल इक्वल होगा तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। उस बात में हम बाद में आएंगे, पहले से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा ड्रॉ होगा, क्योंकि डिस्टेंस अर्थ बीच से उभरी हुई है तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ होगी, सेंटर पे। तो उसके लिए बनने वाला सबसे बड़ा सर्कल भी कहाँ होगा, सेंटर पे, क्योंकि रेडियस यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। और ऐसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे अर्थ नैरो होती जाएगी और डिस्टेंस भी कम होती जाएगी और बनने वाले सर्कल भी क्या होंगे, छोटे होंगे। इसलिए 0 डिग्री को हम बोलते हैं दीर्घवृत्त, यानी कि सबसे बड़ा सर्कल, या आप बोल सकते हैं इसको लार्ज सर्कल। और बाकी से छोटे होंगे तो इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे, लघुवृत्त, या हम बोल सकते हैं उनको स्मॉल सर्कल। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। अब हम आते हैं डिस्टेंस पर। जब एंगल दोनों के बीच में 1 डिग्री 2 डिग्री एंगल का डिफरेंस सेम है तो डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। अब डिस्टेंस सेम कब होती है, जब दो लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो या समानांतर हो। तो जितने भी लैटिट्यूड होंगे वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, समानांतर, या आप बोल सकते हैं ऑल लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब अगर ये पैरेलल हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, और ये डिस्टेंस आपसे एग्जाम में पूछ लेता है और आप ये डिस्टेंस बताएंगे 111.6 किलोमीटर, यानी कि दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस अगर आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 111.6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपको पता चल गई, सबसे बड़ा लैटिट्यूड आपको पता चल गया, सबसे छोटा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये थी लैटिट्यूड की कहानी। अब आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर कि अर्थ अपनी एक्सिस पर सीधी नहीं है, उसके बीच में क्या है, टिल्ट है 23.5 डिग्री का, यानी कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अब देखो काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ये 23.5 डिग्री का एंगल बनता किस चीज से है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए से समझेंगे आप लोग। देखिए ये तो आप जानते होंगे कि अर्थ दो टाइप के मोशन करती है, एक होता है रोटेशन और एक होता है रिवॉल्यूशन। यानी कि रोटेशन यानी कि घूर्णन जो कि अपने अक्ष पर होता है, और एक होता है रिवॉल्यूशन या जिसको हम बोलते हैं परिभ्रमण, जो कि सूर्य के चारों ओर। इसको मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। देखिए मान लीजिए ये सन है आपका, और ये पृथ्वी का परिभ्रमण पथ है, यानी कि जिस पे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, ऐसे ही साथ साथ अर्थ क्या करती है, अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व करती है। अब यहां पर अगर हम देखें, अर्थ का एक क्या होगा, आपका परिभ्रमण पथ होगा, जिसको हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन पथ। तो इस पर क्या होगा कि अर्थ हमेशा सीधे चलेगी, यानी कि एक्सिस के साथ क्या होगा, इसका एंगल 90 डिग्री हमेशा, यानी कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। बट जब ये अपनी एक्सिस पर घूमती है, यानी कि जिसकी वजह से दिन रात होते हैं, जिसको हम घूर्णन बोलते हैं, तो ये यहाँ पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये 23.5 डिग्री एंगल बनता किससे है, तो आप क्या बोलेंगे, पृथ्वी अपने कक्षीय अक्ष से, या आप बोल सकते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिट का मतलब ये जो कक्षा आप देख रहे हैं, इसके साथ अर्थ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 23.5 डिग्री का एंगल। तो ऑर्बिटल प्लेन के साथ बनने वाला एंगल ही क्या है, 23.5 डिग्री, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री। अब इस 23.5 डिग्री की वजह से यहाँ पर कुछ नए इमेजिनरी सर्कल्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा,
और ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ, या जिसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। अब देखिए यहाँ पर टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री से जब आप 23.5 डिग्री को माइनस करेंगे तो कितना एंगल बचेगा, 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम बोलेंगे आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ को हम बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल या अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, इसको मैंने बोला आर्कटिक, और इसका जस्ट अपोजिट एंटी क्या होगा, एंटार्क्टिक, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त। तो 66.5 डिग्री साउथ को बोलेंगे अंटार्कटिक वृत्त। इन वृत्त की सहायता से, इमेजिनरी लाइंस की सहायता से हम अर्थ के ऊपर पता लगा सकते हैं कि इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तापमान का वितरण। आपने देखा होगा कि जब इंडिया में गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होती है, ऑस्ट्रेलिया में सर्दी होगी, इंडिया में गर्मी होगी। इसका रीजन क्या है, देखो ये बहुत ही सिंपल है, इस कंसेप्ट को समझते हैं। इसको चलो यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने आपसे बोला कि अर्थ अपने एक्सिस पर कितना झुकी है, 23.5 डिग्री। तो इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं 23.5 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। ये नॉर्थ होगा, ये साउथ, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब आप एक चीज देखिए, सिमिलरिटी आपको नजर आ रही होगी कि देखिए अर्थ अपने एक्सिस पर जब झुकी होगी तो एक बार नॉर्थ वाला हिस्सा सन के सामने होगा, साउथ वाला पीछे चला जाएगा, और एक बार साउथ वाला सामने आ रहा है, नॉर्थ वाला पीछे चला जाएगा। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के एक्सिस में 23.5 डिग्री का टिल्ट है। 0 डिग्री से ऊपर ये कैप वाला हिस्सा आप नॉर्थ मान लें, और ये बॉटम वाला हिस्सा आप साउथ मान लें, और सेंटर में इमेजिन करें सन है। जब सन सामने होगा तो आप देख रहे हैं जब अर्थ इस पोजीशन पे है तो ये वाला नॉर्थ वाला हिस्सा कहाँ चला गया, दूर, और साउथ वाला हिस्सा कहाँ गया, सामने। जब ये सामने आएगा तो डायरेक्ट सन रेज या ज़्यादा हीट कौन रिसीव करेगा, साउथ वाला पार्ट, तो गर्मी ज़्यादा कहाँ होगी, साउथ में, और ये हिस्सा कहाँ चला गया, पीछे। तो यहाँ पर सन की रेज कम पहुँचेंगी, और जब सन की रेज कम पहुँचेंगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि कम, टेम्परेचर होगा कम। ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आएंगी, सर्दियाँ, और यहाँ पर क्या आएंगी, गर्मियाँ। सेंटर आप सन माने। अब अर्थ घूमते हुए कहाँ पहुँच गई, इस पोजीशन पे जब चक्कर लगाते हुए। अब ये कैप वाला हिस्सा कहाँ झुक गया, सन की साइड, और ये कहाँ चला गया, पीछे। तो अब डायरेक्ट सन रेज कहाँ आ रही है, कैप वाले हिस्से पर। तो अब नॉर्थ में गर्मियाँ हो जाएंगी, और साउथ वाला हिस्सा पीछे चला गया तो क्या हो जाएंगी, साउथ में सर्दियाँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्थ के एक्सिस में टिल्ट है। तो इसकी वजह से हम बता सकते हैं कि अर्थ के ऊपर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें कि अर्थ की डायरेक्ट सन रेज हमेशा इन दो हिस्सों के बीच में पड़ती हैं, यानी कि अर्थ के टिल्ट की वजह से सन की डायरेक्ट रेज मैक्सिमम नॉर्थ में 23.5 डिग्री तक जाएंगी, और ऐसे ही साउथ में मैक्सिमम 23.5 डिग्री साउथ तक जाएंगी। यानी कि सन की डायरेक्ट रेज का मूवमेंट हमेशा इन दोनों पार्ट्स के बीच में होगा। यहाँ पर हमेशा क्या पहुंचेंगे, आपकी टिल्टेड रेज। टिल्टेड रेज होने की वजह से या स्लांटिंग रेज होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आपको क्या पाई जाती है, आइस या बर्फ मिलती है। और सबसे ज़्यादा गर्मियाँ कहाँ मिलती हैं, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन। यानी कि दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में स्थित हिस्सा ही क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन। हिंदी की अगर हम बात करें तो हम इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि वो क्षेत्र जो सबसे ज्यादा गर्मी रिसीव करता है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उष्ण का मतलब ऊष्मा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में हमेशा क्या मिलेगी, आपको गर्मी मिलेगी। और जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं मोस्टली वो कहाँ पर है, 0 डिग्री के आसपास, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अब जैसे जैसे आप इससे ऊपर चलते जाएंगे रेस क्या होती जाएंगी, स्लांटिंग या तिरछी, और सर्दियाँ क्या होनी शुरू होंगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच का क्षेत्र कहलाता है टेम्परेट जोन।
या हिंदी में हम इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीत प्लस उष्ण यानी कि गर्मी थी और धीरे धीरे क्या रहा है, शीत बढ़ने वाला है, तो दोनों का मिक्सचर क्या कहलाएगा, ऐसा जोन टेम्परेट जोन, यानी कि टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा गर्म होगा ना बहुत ज्यादा ठंडा होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ऐसे ही जब हम इससे और ऊपर जाएंगे रेज और तिरछी होंगी और सर्दियां आएंगी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीजिड जोन, या आप बोल सकते हैं इसको ध्रुवीय क्षेत्र। फ्रीजिड का मतलब आप समझते हैं, फ्रीज हो जाना किसी चीज का, यानी कि 66.5 डिग्री से ऊपर जैसे आप जाएंगे रेज इतनी तिरछी हो जाएंगी कि वहां पर टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाएगा और वहां पर आपको मोस्टली बर्फ दिखाई देगी। तो अब आपको समझ आया होगा कि लैटिट्यूड की हेल्प से हम एक तो पोजीशन का पता लगा सकते हैं, इसके साथ साथ अर्थ के ऊपर कैसे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें भी हमारी हेल्प करता है कौन, लैटिट्यूड। तो आई होप आपको लैटिट्यूड समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड। थैंक यू।